नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे आ गया। मैंने आज सोचा लोकसभा के इलेक्शन है, क्यों ना मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पे कुछ वर्ड बोले जाएं। एमपी के इलेक्शन है तो उत्तर प्रदेश का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपी की सीट अगर मोदी जी ने जीत ली तो ये है कि 80 सीटें हैं यूपी की, और किसी प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। तो अब की बार 400 पार का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। हमारे लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 552 एमपी बैठते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें 543 सीटों के लिए ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये मार्च में इलेक्शन होंगे। तो एमपी हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुझे भी लगता है कि हाँ आपकी बार 400 पार जाएगा, तो उसका यही मतलब है कि एनडीए की सरकार 400 पार आ जाएगी। 543 में अगर 400 पार एनडीए आ गई तो आप समझ लीजिए मोदी जी जिसको भी चाहें दोबारा एक बार बैठा सकते हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 290 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो उसमें एनडीए को 300 समथिंग मिली, तो हमारा मोदी जी आए थे। तो मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी 6 नंबर स्थान पे आती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें 6 नंबर पे मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में 5 विधायक हैं। बाढ़ापुर जो 19 नंबर के स्थान पे है, जहाँ पर एमएलए हैं कुमार सुशांत सिंह जी जो बीजेपी से हैं। 25 नंबर कांट की सीट है, जो कमाल अख्तर साहब हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं। 26 नंबर ठाकुर द्वारा है, नवाब जान साहब वहाँ के एमएलए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी है। और 27 नंबर मुरादाबाद देहात जो मोहम्मद नासिर ने अभी 2022 में जीती थी, वो समाजवादी पार्टी है। और 28 नंबर मुरादाबाद शहर, वो रितेश गुप्ता जी है बीजेपी से। तो ये 5 विधायक के ऊपर अब सांसद का इलेक्शन होने वाला है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। तो मुरादाबाद की सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रहती है। पिछली बार 2019 की बात करें तो तब से डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं जो समाजवादी पार्टी से ये सीट उनको मिली थी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती जी थी उसने समाजवादी पार्टी से एक गठबंधन कर लिया था। तो बीएसपी के वोट भी हमारे मतलब डॉक्टर एसटी हसन साहब को मिले। तो इस वजह से सर्वेश कुमार जी की सीट नहीं निकल पाई और 6,50,000 वोटों से कुल उनको वोट मिले, जबकि सर्वेश जी को 5,50,000 मिले। 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी की सीट डॉक्टर एसटी हसन साहब को मिल गई। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल जनसंख्या की मुरादाबाद क्या है, क्यों यहाँ की सीट इतनी इम्पॉर्टेंट है, और क्यों बीजेपी के हाथ से फिसल जाती है, या क्यों जो है समाजवादी पार्टी को मिल जाती है। भाई टोटल देखो बात करें तो मुरादाबाद में अगर बिलारी और कुंदरकी को भी मिलाएं तो करीबन 60 लाख की जनसंख्या यहाँ की है। मुझे समझ में नहीं आता ये वोटिंग का सिस्टम क्या है। कहते हैं कि 15 लाख वोट हैं, जिसमें करीबन 8 लाख पुरुष के हैं, 9 लाख महिलाओं के हैं। तो पहले तो हमारे को इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए, जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं। इवन मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, आपका अगर वोट नहीं भरा है तो आप तुरंत वोट बनवाएं। अब तो ये भी सबके लिए सुविधाजनक कर दिया है कि अगर आपका इलेक्शन हो रहा है और उससे पहले ही दिन तक भी वोट नहीं बना है तो वोट बनवा लो भैया पहले अपना। ये नहीं होना चाहिए कि 14-15 लाख ही हमारे वोटर हैं और आबादी हमारी 18 साल से ज़्यादा वालों की ज़्यादा है। तो मैंने तो जो 60 लाख की आबादी बात करी उसमें बच्चे भी हैं। तो हमें 18 साल से ऊपर अगर आप हैं और आपका वोट नहीं बना है, या आप कहीं और पहले रहते थे, तो आप अपना वोट यहाँ पर ज़रूर बनवा लें। तो वोटिंग की बात हो गई। बात है कि वोट डालने नहीं जाते हैं,
उस दिन तो छुट्टी का दिन समझते हैं ना आप सोचते हैं मैं घूमने चला जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मुरादाबाद के जो टोटल 15 लाख वोटर हैं, उसमें 52% मुस्लिम वोटर हैं और 48% हिंदू वोटर हैं। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू ही नहीं वोट डालने जा रहे हैं, मुसलमान डालने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये अधिकार सबको मिला है और सब वोट डालने जाएं। छुट्टी तो किसी और दिन हो जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं मुरादाबाद में क्या समस्याएं हैं और क्या लोगों की नीड है और क्या मुरादाबाद का हम फर्दर विकास कर सकते हैं। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और विश्व में बहुत प्रख्यात है, क्योंकि यहाँ पर पीतल के बर्तन और स्टील के भी बर्तन, सब तरीके का काम यहाँ पर बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री में होता है। बहुत लोगों को काम मिला हुआ है यहाँ पर, जो भी छिलैये ढलैये, जो भी काफ़ी लोग बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट हाउसेज में काम करते हैं। 10,000 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट होती है। 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ से मुरादाबाद से एक्सपोर्ट होता है, जो हमारे विदेशी मुद्रा में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब आप समझिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर मुरादाबाद इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है और 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो उससे जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है कितनी बड़ी है। पहली बात तो पिछले 30 सालों में, जब से मैं अपना ध्यान सोचता हूँ, कोई ऐसा पढ़ा लिखा ऐसा कोई बंदा आया नहीं, या वो आए भी तो सब अपने अपने उसमें रहे। हमने टैक्सेशन एंगल से इस एक्सपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा है। हम समझते हैं कि SEZ और इनको क्या क्या इस तरीके से एक्सपोर्टर्स को प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे वो इस एक्सपोर्ट को दिन दुगना और रात 4 गुना इस पे इजाफा करें। काफ़ी एक्सपोर्टरों की परेशानी है जो सबको सुननी चाहिए, वो भी मिनिस्ट्री तक पहुंच नहीं पाती, वो भी हम पहुंचा सकते हैं। तो मुरादाबाद शहर बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस पे है, रामगंगा के किनारे है, अच्छा वातावरण है। हाँ, पॉल्यूशन में ये विश्व में नंबर 1 स्थान पा चुका है, क्योंकि अगर 2022 की बात करें तो ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे सेकंड नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है। इतने स्क्रैप डीलर ताजपुर जगह जगह वहाँ पर ढलाई कर रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से स्क्रैप आता है उनको ढाल के वो सोना निकालते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए इस पॉल्यूशन को भी कम करे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पर इतना पॉल्यूशन हो रहा है और सिटीज़ में नहीं है। हमारी इंदौर एक अच्छी सिटी है, क्यों नहीं मुरादाबाद बन सकता है इंदौर जैसा? क्यों नहीं हम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते? आज मुरादाबाद 100 स्मार्ट सिटी में नाम है। पूरे शहर में बहुत अच्छे तरीके से काम विनियोजित तरीके से चल रहा है। जगह जगह रोड बन रही हैं, सीवरेज बन रहे हैं उनका। मगर ये चीज़ अगर पहले से प्लान होती, अगर स्मार्ट सिटी नहीं होती, तो और किस तरीके से विकास हो सकता था, ये भी हमें सोचना चाहिए। पहली बार तो हमारा आंखें नहीं खुली ना। पिछले 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नेता आते हैं चले जाते हैं, क्यों नहीं ऐसा विकास हो पाया? सबने किया, मगर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हुआ। खैर, कनेक्टिविटी की बात करें, मुरादाबाद दिल्ली से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पे है। हाईवे बहुत अच्छे हैं, हर एक बंदा 2 घंटे में यहाँ से आनंद विहार पहुँच सकता है। क्या आम जनता के लिए ये कार फैसिलिटी है? अगर मैं बात करूँ, मैं मुरादाबाद से रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी जाती है, सुबह को आला हजरत जाती है, दूसरी कोई गाड़ियाँ ही नहीं है। बंदा 4-4 घंटे 5-5 घंटे ट्रेनों में लटक के जाता है। क्यों हम ना ऐसे मुंबई सेंट्रल जैसी ट्रेनों को विकसित कर दें जो 100-150 किलोमीटर पे हर आधे घंटे में अवेलेबल हों, जो कि यहाँ के लोग जॉब करने बाहर जा रहे हैं वो टाइमली जा पाएँ और आ पाएँ। उनका 4-4 घंटे तो सुबह शाम तो ऐसे ही निकल जाती है। और दूसरी बात, जब एक्सपोर्ट सिटी है
तो हम अपने जो युवा, हमारा युवक है जो 35 साल से कम है, उसको इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में यहीं पे लोकल में काम मिले, वो दूसरे शहर में क्यों जाते हैं? तो हमें चाहिए, यूपी सरकार को तो इस काम में हमारे योगी जी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले इतना नहीं हुआ। मैं यहाँ से काशीपुर जाता हूँ तो देखता हूँ, जैसे यहाँ काशीपुर शुरू होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूपी से कम रेट पे है। तो यहाँ के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम जो है ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पर कम रेट पे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिले, कम रेट पे ज़मीन मिले। तो ऐसे भी अगर हमने SEZ मुरादाबाद में एरिया बना रखा है जो 440 प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पर भी हम जाके देखें तो बहुत कम लेवल पे ही वो प्लॉट ऑपरेटेड है। तो उनको हमें देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम शुरू नहीं हुआ, तो क्यों नहीं शुरू हुआ, क्या उनको रिक्वायरमेंट है उन एक्सपोर्टर्स को। उससे क्या होगा, एक तो आपका बेरोजगारी तो ख़त्म होगी ही होगी, नए लोगों को कितना कारोबार मिलेगा, और जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान होगा। मुरादाबाद का एयरपोर्ट मुंडा पांडे का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 10 साल तो हमें देखते हो गए कि मुरादाबाद से हवाई पट्टी शुरू होगी, बरेली की शुरू हो गई है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए कि मुझे अगर जो है मुंबई जाना हो तो मैं सीधे यहाँ से बैठूँ और जो है 3 घंटे में पहुँच जाऊँ। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है और फिर वहाँ से जो है अपनी फ़्लाइट लेनी पड़ती है। कोई दिल्ली मुंबई की वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं है मुरादाबाद में। तो इस ओर भी कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, सोचेंगे, गवर्नमेंट तो सोच ही रही है। यहाँ के लोग अपनी बात अगर आगे तक पहुँचाएंगे तो माध्यम अगर अच्छा होगा तभी पहुँच पाएगी। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। आज की डेट में मैं बात करूं, सबको छोटी छोटी प्रॉब्लम है। किसी को आँखों का मोतियाबिंद आँख बनवानी है, सोचता है मैं अमृतसर चला जाऊं, या जिला नेत्र यहाँ पर जाता है तो वो बहुत अच्छे पैसे बताते हैं कि भाई इतना का लेंस है। बहुत बीमारी हैं, लोगों पे हॉस्पिटल नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की कमी है मुरादाबाद में। प्राइवेट हॉस्पिटल तो हैं हमारे पे, कॉस्मोस है, सिद्ध है, अपेक्स है, विवेकानंद है, इस तरीके से बहुत हैं, मगर जो हमारा जिला अस्पताल है वो एम्स के स्तर पर क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट यहाँ पर एम लगाएगी, एम्स जैसा अस्पताल खोलेगी। हमारा जो यहाँ का जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जैसी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कल को एक्सरे होगा, परसों को डेट मिलेगी, तब 3 महीने बाद काम होगा, तब तक तो बंदा भी मर जाएगा। तो उन हॉस्पिटलों में कम से कम इतने अच्छी लेवल की स्थिति होनी चाहिए। मुरादाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महाविद्यालय। बहुत बाहर से सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को कभी सोचा है कि ये बच्चे या तो हॉस्टल में रहेंगे या अगर जो है पीजीज में रहेंगे, या क्यों ना यहाँ पर होम स्टे की फैसिलिटी शुरू करी जाए? क्यों अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, होम स्टे बनाए, जो सरकारी हॉस्टल के फॉर्म पे उन्हें कम रेट पे एक अच्छा आवास मिले, जो वहाँ पर रहें, पढ़ें और बढ़ें। कुछ ऐसा नहीं है कि सारे रेस्टोरेंट खोल दो। यहाँ से जाते हैं, शिव ढाबा पढ़ रहा है, राजा जी पढ़ रहा है। रेस्टोरेंट तो भैया बड़े लोग जा सकते हैं ना, छोटा बंदा 1000 रुपये का खाना नहीं खा सकता। उस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए एक अन्नपूर्णा जैसा स्टॉल होना चाहिए, जहाँ पर सस्ते रेटों पे मेरा 50 रुपये में मुझे थाली मिल जाए, भरपेट खाना मिल जाए। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए हमारे को कि रेस्टोरेंट तो खुल रहे हैं मगर विनियोजित तरीके से नहीं खुल रहे। कनेक्टिविटी तो अच्छी हो रही है, हाईवे हमारे नितिन गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि यहाँ से इतनी अच्छी सारे हाईवे बन गए हैं। ये मुरादाबाद का जो NH-24 है, या एशिया का हाईवे बन गया है। यहाँ से सिंगापुर तक की ये डायरेक्ट रोड जा रही है। नई हाईवे काशीपुर के लिए बन गया है। तो हाईवे बहुत अच्छे हैं, तो वो केवल गाड़ियों वालों के लिए है। हमें आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। शहर का अंदर का जाम जाके देखो, कभी मंडी चौक से गुरट्टी आए हो क्या?
जो ई रिक्शा में जाम मिलता है, उन ई रिक्शा वालों को अपनी 500 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए पूरे दिन ई रिक्शा चलानी पड़ती है। अब ये भी ऑप्शन नहीं कि शहर से सारी ई रिक्शा प्रशासन हटा दे, तो उनका क्या होगा। पहले 2 पहियों 3 पहियों वाली रिक्शा चलती थी, वो गरीब तो बंद हो गया क्योंकि वो चला नहीं सकता। अब वो उसे ई रिक्शा अगर चलाता है तो जाम की समस्या है। इस और भी हम सबको दुकानदारों के नज़रिए से सोचना चाहिए कि उनका कितना बिजनेस हैम्पर हो रहा है। जैसा आज बुध बाजार डेवलप हो रहा है ना, ऐसा पूरा मुरादाबाद डेवलप होना चाहिए। इतना अवैध रोड चौड़ी हुई है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मुझे तो ये लगता है कि ऐसा पूरा मुरादाबाद डेवलप होगा तो कितना अच्छा लगेगा। समस्याएं हैं, रोड की हैं, अटल पथ बन तो रहा है, मगर मैं सोचता हूँ कि लोगों के पैदल टहलने के लिए बने, ऐसा ना हो कि उन पे फड़े लगें। मुरादाबाद में मंगल बाजार लगता है, बुध बाजार लगता है, साप्ताहिक इतने बाजार लगते हैं। कभी भी उन बाज़ारों पे जाके सोचो कि वहाँ से निकलना कितना भारी काम है। क्यों ना प्रशासन यहाँ पर ऐसा कर दे कि एक पर्टिकुलर एरिया निर्धारित कर दे कि साप्ताहिकी बाज़ार यहाँ लगेंगे। एक तो उन साप्ताहिकी बाज़ार वालों लगाने वालों को एक ज़्यादा जगह मिलेगी, लोग ज़्यादा आएंगे और जाम की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बेरोजगारी पे बहुत अच्छा यहाँ पर सोचा है। कई सारे कंसेप्ट हैं, इंडस्ट्री को बड़ा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं, और जो मुरादाबाद का इतना अच्छा एक्सपोर्ट है इसको भी हम डबल कर सकते हैं अगर कुछ यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी, ज़मीन प्रोवाइड कराई जाए। जो दिन रात तक काम नहीं कर पा रहे उनकी समस्या को समझ करते हुए उनको अच्छी बैंक फैसिलिटी देके उनको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। सफाई की व्यवस्था, नालों की बहुत बुरी हालत है, हर जगह आपने पानी भरता हुआ देखा होगा, पानी में मुरादाबाद ये नाम है। तो जितनी जल्दी, मेरी प्रशासन से गुजारिश है, इन नालों की और इन सीवरेज जो भी जहाँ नहीं है, जहाँ बनाए हैं उनको आगे मेंटेन रखें, वही ज़्यादा सही है, क्योंकि सफाई रहेगी तभी बीमारी नहीं रहेगी। हम छोटी छोटी बातों को करते हैं। कभी हमने अपने आप ही सोचा है कि जो है हम जिन हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पर क्या उचित पैसे लिए जा रहे हैं। आप किसी डॉक्टर पे जाओ, 500 रुपये 1000 रुपये का पर्चा है, फिर वो 4 तरीके की जांचें लिख देगा। फिर वो जांचों के लिए आप जाओगे अल्ट्रासाउंड वाले पे, वो कहेगा 1000 रुपये का 2000 रुपये का अल्ट्रासाउंड है। अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, कितने महंगे टेस्ट हैं। क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट इन टेस्ट के रेट्स को प्रिस्क्राइब कर दे कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। कभी आपने उन पैथोलॉजी लैब्स के बारे में सोचा है जो रेडियोलॉजिस्ट इतने हाई रेट पे एक्सरे कर रहे हैं, इतने हाई रेट पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। कभी आप सोचो कि उन गरीबों का पैसा कहाँ जा रहा है, इन बीमारियों को चेक कराने में ही जा रहा है, बीमारियों को सही करने में नहीं जा रहा। तो मेरे को यहाँ ये चाहिए, सबसे गुजारिश है, या तो अपने रेट्स निर्धारित कर लो या गवर्नमेंट इस तरह कुछ ध्यान दे दे। हाँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, मगर कोविड पीरियड के बाद भी बीमारियों में जो इजाफा हुआ है, उनके टेस्टों के रेट, दवाइयों के रेट, और अगर हम बात करें, कहती है गवर्नमेंट की जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं, आप सॉल्ट के हिसाब से दवाई ले लो, उनके रेट बहुत हाई हैं। तो हमें आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। मेडिकल की दुकानें खुल रही हैं, पैथोलॉजी खुल रही हैं, रेडियोलॉजिस्ट खुल रहे हैं, मगर उनके रेट्स का क्या होगा। सबकी समस्या है इनकम टैक्स, जीएसटी। अरे भाई, बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। पहले आप कैश में लेते थे, दिखाते नहीं थे, अब आप पेटीएम, गूगल पे से ले रहे हो, सब कुछ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है आपको जीएसटी देनी है, तो जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं। हाँ जी, आएंगे, आप अपना अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, मेंटेन किया हुआ है, गलत तरीके से इंस्पेक्टर राज चल रहा है, तो आपकी बात आगे मिनिस्ट्री तक नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? आपने
अपने व्यापारी एसोसिएशन के थ्रू ये भेजा है संदेश कि जीएसटी के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, आपकी बात मानी नहीं जा रही, या इंस्पेक्टर मनमान तरीके से एडिशन कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमारे और सरकार के बीच में एक गैप है। वो गैप नेता ही हो सकता है हमारा, और वो नेता कैसा हो, जो आपकी बात को सुने और उनको प्रॉपर मिलने का अवसर दे, और वो जो बात उनने सुनी है, जो उसको शिकायत मिली है, वो आगे तक करे। यही नेता का काम नहीं होना चाहिए कि सांसद निधि में पैसा मिला या विधायक निधि में पैसा मिला, उसको उसका उस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है। मैं जानता हूँ उसको कैसे करना है, मगर मैं ये भी बात चाह रहा हूँ कि पब्लिक का चुना गया नेता ही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। हमें अपने जनता के समक्ष जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, उनका सुझाव जो भी आ रहे हैं, वो हमें आगे तक पहुंचाने हैं और उनका निवारण कराना है। कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है यूपी में। पहले इतनी कानूनी व्यवस्था हमने अच्छी देखी नहीं, आज की डेट में है। मैं प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मगर थोड़ा सा आप ये सोचिए कि आप ट्रैफिक में हैं तो कितनी जगह आप अपना हेलमेट चेक कराएंगे या कितनी जगह सीट बेल्ट चेक करेंगे। एक रोड पे हर चौराहे पे चेकिंग है। मैं कहता हूँ कि रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, आप गलत तरीके से नहीं चला सकते, मगर थोड़ा सा हमारे ट्रैफिक पुलिस को भी देखना चाहिए कि ये यूपी किसकी गाड़ी है। चलो ये तो ठीक है, मगर ये बाहर की गाड़ी है, ये इसका हेलमेट चेक करो, ये समझ में आता है। एक बंदा पिछले पे फ़ोटो खिंचवा के आया है कि हेलमेट नहीं लगाया, फिर अगले पे भी खिंच रहा है। क्या हो रहा है? विवेकानंद हॉस्पिटल से निकला, तुरंत उसका फ़ोटो खिंच गया। थोड़ा सा हमें ना प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस है। आप कभी फॉरेन कंट्री में जाओ, ऐसा नहीं होता कि आपने एयरपोर्ट से निकल गए, आपने सब कुछ चेक करा लिया, अब आपको बार बार अपना सामान चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो क्या है, आपने एयरपोर्ट से निकले, हो सकता है आपको मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए भी दोबारा अपना सामान चेक कराना पड़े। फिर मेट्रो स्टेशन से निकले, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो भी आप अपना बैगेज उसमें डाल रहे हो चेक कराने के लिए। कहीं तो आप ट्रांसपेरेंसी लाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि चेक कराना गलत बात नहीं है, मगर उसको विनियोजित तरीके से होना चाहिए। ऐसा बाहर की कंट्रीज़ में क्यों होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता? अब तो मैं तो समझता हूँ मोदी जी के आने से आतंकवाद जा चुका है और हम बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं, मगर एक ज़बरदस्ती की क्वेश्चन मार्किंग, रुको भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा सही नहीं, समझ में नहीं आती। कानून व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी है। स्कूलों में तो साहब बिल्कुल दुकानें चला रहे हैं, इतनी फीसें ले रहे हैं, इतनी फीसें ले रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, स्कूलों ने बहुत अच्छा काम किया है, कोविड पीरियड में भी बहुत अच्छी फीस ली गई। आज की डेट में भी हम बच्चे बढ़िया रहे जो बहुत 50-50, 100 रुपये पे पढ़ लिए। आज की डेट में हमें अपने बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं, और यही बात मैं कहूँ सारे 99% आम जनता की है। किताबें महंगी, ड्रेसें महंगी, स्कूल की फ़ीस तो बहुत ही ऊपर है। तो गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए कि उन स्कूलों को भी ध्यान दे। वो शिक्षा का घर होना चाहिए कि आप शिक्षा अर्ताइए, पैसे का घर नहीं होना चाहिए कि साल में अगर 12 महीने की फ़ीस ली जाती है, 11 महीने ट्रांसपोर्ट चलती है, तो 9 महीने छुट्टी वर्किंग है, तो सारी 11 महीने की ट्रांसपोर्ट की भी फीस ले लो। तो इस बारे में जो आम पब्लिक बोल रही है, स्कूलों से शिकायत कर रही है, वो कहाँ क्यों नहीं पहुँच रही? मेरी तो समझ में ये आता है कि स्कूल वाले जितने भी हैं, ये तो कहते हैं कि हम NGOs हैं, हमारी इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि हम प्रॉफिट तो कमाते ही नहीं है। ये तो इनकम टैक्स वालों से कहते हैं, मगर असल में बात ये है कि ये तो इतनी फीसें ले रहे हैं जो एक बहुत हाई
क्लास सोसाइटी के लिए ही पॉसिबल है, आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। उनकी दुकानें निर्धारित हैं कि ड्रेसें आप पर्टिकुलर दुकान से ही लेंगे, क्यों नहीं? वो आपका पार्ट बनता है, क्यों उसका रीजनेबल रेट क्यों नहीं होता? जुलाई का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, आपको सबको पता लग जाएगा कि कितनी आप पे जेब पे वजन पड़ने वाला है स्कूलों के नाम पे। ईंधन, घरेलू सिलेंडर बहुत महंगा है। पहले तो गवर्नमेंट 1000 रुपये पे कुछ सब्सिडी भी देती थी। हर जगह तो टोरेंट या गेल की गैस पाइपलाइन नहीं है। पीएनजी भी बहुत महंगा है। एलपीजी तो है ही है महंगा, पीएनजी भी बहुत महंगा है। तो इस ओर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सिलेंडर तो है मगर उसका एक रेट थोड़ा सा कम करे, क्योंकि यहाँ आम जनता की बहुत समस्या है। पेट्रोल डीजल बाहर है, मगर मैं फिर भी थैंक्स कहूँगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट में पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। फिर भी कुछ स्टेट ड्यूटी, अगर कुछ एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है या इसको हम जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं पेट्रोलियम्स को, तो इस ओर भी सोचे जाना चाहिए। आमदनी तो सबकी अठन्नी है, खर्चा भले ही रुपया है। तो ये बात आज की डेट में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हम लोगों की इनकम, हम लोग, आप सब लोग, आम जनता की इनकम इतनी नहीं है जितनी आपकी ईएमआई जा रही हैं, जितनी आपके एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जो हमें सोचना चाहिए। हर चीज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेज़ो पे नहीं मिलती कि भाई लेडीज़ को नायका से अपना जो है ऑर्डर कर दिया। कुछ गली के बाहर छोटे दुकानदार पे भी अच्छा मिलता है। तो हमें इन छोटे दुकानदारों को भी प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि एक तो आप 1000 रुपये, 990 रुपये का माल 1000 रुपये पे खरीद रहे हो, 10 रुपये उसको कमीशन दे रहे हो। दूसरी ओर उस छोटे दुकानदार की दुकानदारी नहीं हो रही। तो ये मेरा जनता से आग्रह है कि जो है आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से, नियोजित तरीके से ही यूज़ करें। कोई आपको आइटम नहीं मिल रहा तब आपने चेक कर लिया, वरना मैं लैपटॉप लेने गया, मैंने देखा अरे ये जो है 50,000 रुपये का मिल रहा है, यहाँ मैंने उसको भी तो पता है 50,000 रुपये का मिल रहा है, वो आपको कम पे ही देगा। मुरादाबाद स्टील के बर्तनों के लिए बहुत मशहूर है। आप बर्तन बाज़ार में जाके देखिए, उन दुकानदारों को एक अच्छा अवसर, एक प्लेटफॉर्म दीजिए, जो कि एक जब उनको विनियोजित तरीके से बाहर का फॉरेनर आता है, वहाँ तक उसकी गाड़ी नहीं पहुँच पाती। तो मुझे ये भी लगता है कि बर्तन बाज़ार को एक कोई कॉम्प्लेक्स टाइप से एक बनाना चाहिए, जिसमें सारे बर्तन वालों को एक देना चाहिए जो हमारे ब्रास वेयर और हैंडीक्राफ्ट के आइटम परचेज करते हैं, या फॉरेनर्स आते हैं मुरादाबाद में पर्यटन के रूप में, तो उनको एक पर्टिकुलर प्लेस मिले, या हमें समस्या जाम की वहाँ पर ख़त्म करनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बहुत कुछ सोचा था कि भाई एमपी के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, लोगों को बताऊं कि 400 पार का क्या मतलब होता है, ये भी नहीं पता था। और साथ में साथ मैंने सोचा कि मैं मुरादाबाद के बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, और आपका नेता कैसा हो ये भी डिस्कस कर लिया मैंने यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार में गवर्नमेंट में जो एमपी चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा, वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का यूज़ करते हुए चुनेंगे, और एक ऐसे प्रत्याशी को लाएंगे जो आपकी बात को सुन के, समझ के आपकी समस्याओं का निवारण करे। धन्यवाद दोस्तों। मैं सीए अश्वनी रस्तोगी आपके लिए ये छोटा सा वीडियो सोचता था, मेरा नॉर्मली वर्किंग नहीं है, फिर भी मैंने बनाया है ये। थैंक यू।